तो अब ध्यान से सुनना। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। यहाँ तक पढ़ा था। अब उसी के आगे हमने मोरक्को के यात्री का डिस्कशन किया है। ठीक है। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राजा की। किसका? पांड्य राजा की। किसके द्वारा? मार्को पोलो के द्वारा। मार्को पोलो चाइना नहीं गया था क्योंकि चाइना वाले से मार के भगा दिए थे। और पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का। किससे? पतंजलि के महाभाष्य से। महाभाष्य एक बुक है पतंजलि की, उससे शुंग वंश के बारे में पता चलता है। अब देखो, कुछ चीनी लेखक आए थे, तो वो किस टाइम पर आए, कौन थे, क्या नाम था उनका, और उन क्या लिखे थे, कौन सी उनकी रचनाएं थी, और उनके बारे में कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है फाहियान, जो कि आया था 399 से 414 ईस्वी के बीच में। और ये भारत की दशा का विवरण किया था, मतलब इसमें भारत में क्या है, कैसा है, ये सब चीज़ें डिस्कशन किया था। तो यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ी, जो कौड़ी होता है वो, और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, राजमहल को देव निर्मित बताया है। मतलब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल है उसको देव निर्मित, मतलब देवताओं के लिए जैसे बना हो। उसके बाद आया वेनसोंग। वेनसोंग आया था 629 से 645 ईस्वी के बीच में। इसकी रचनाओं में सीयू की एक बुक है, पाश्चात्य संसार के लेख इसमें हैं। वेनसोंग जो आया था ना, ये हर्षवर्धन के समय पर आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। शाक्य मुनि, नीति का पंडित, ये सब भी इसे कहा जाता है। यही तो ले गया था यहाँ से पूरा का पूरा बौद्ध धर्म की किताब, जो कि चाइना में जाके फिर क्या हुआ, और वो हिट हो गया। इत्सिंग फिर आया 673 से 675 ईस्वी के बीच में। फायान 399 से 414 के बीच में आया। वेनसोंग 629 से 645 के बीच में आया, और इत्सिंग 673 से 675 के बीच में आया। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसने लिखा है, और चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और फिर उसके बाद वहीं पढ़ाया भी। ठीक है। तो अब हम लोग अपना आगे देखेंगे। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। अब हम लोग देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल ध्यान से सुनना, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आद्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, और जैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक, एक ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक मतलब प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और आपका हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में ही पाषाण काल आता है। प्रोटो हिस्ट्री जिसे आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, उसमें हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। तो जो प्राग ऐतिहासिक है, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं प्री हिस्ट्री, और उसके बाद उसमें हम पाषाण काल जानेंगे। तो पाषाण काल के बारे में अब देखेंगे। तो पाषाण काल को ही स्टोन एज भी कहा जाता है। ठीक है। पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल पहले, फिर मध्य आया, फिर नव। नाम से समझ में आ रहा, पुरा मतलब पुराना, फिर मध्य वाला, फिर नव। पुरा पाषाण काल का जो एज बताया गया है वो 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व, मतलब 26 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक है। और मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच में, और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है। अब ध्यान सुनना। तो ये जो मतलब मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले पुरा पाषाण काल देखते हैं। पुरा पाषाण काल के 3 पार्ट हैं। एक निम्न पुरा पाषाण काल, एक मध्य पुरा पाषाण काल, एक उच्च पुरा पाषाण काल।
तो निम्न वाला जो था वो 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक, मध्य वाला जो था वो 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक, और जो उच्च वाला था वो 40,000 से 9,000। यहाँ थोड़ा दिमाग विकसित हुआ था। तो पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया गया? रॉबर्ट ब्रुश हुड को। इन्होंने ही पाषाण काल के चीज़ों को ढूंढना, पता करना शुरू किया था। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल, ये तो दिख ही रहा है। उसके बाद प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी जो वहाँ के लोग रहते थे किस तरह का पदार्थ यूज करते थे? पत्थर का, स्टोन है, इसीलिए तो कहलाता है पाषाण काल। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, तो जम्बू द्वीप। ठीक है। तो सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसैपियंस से प्रजाति रूप में से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो होमोसैपियंस को सामान्यतः हम लोग पिथैकैंथ्रोपस किससे? पिथैकैंथ्रोपस के रूप में जानते हैं। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मतलब अगर भारत में कहा जाए कि सबसे पहला आदमी कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हथनौरा नर्मदा घाटी से। कहाँ से? हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। मतलब भाई साहब पाषाण काल ले लो और इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, यहाँ की भी दोनों चीजें हमें कहाँ मिल रही हैं? हमें मिलती हैं मेहरगढ़ से सबसे पहले। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। भाई सबसे पहले तांबा ही का यूज हुआ था, इसीलिए इसे हम तांबा युग भी कहते हैं, ताम्र युग। अब सुनो, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मतलब जो मृतक दफनाए हुए हैं उस प्लेस के आधार पर बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। अभी बताया था कि वहाँ पर ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण भी वहीं मिले हैं। ठीक है। स्टोन एज जिसे प्रस्तर युग कहते हैं कि लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? कुत्ता। पशुपालन का प्रारंभ खुदाई के थ्रू किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल। मतलब खुदाई के थ्रू ये अनुमान किया गया है कि मध्य पाषाण काल से पशुपालन हो रहा है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? तो पशुपालन का हो रहा है, ठीक है, मध्य पाषाण काल में। तो कहाँ पर है सबसे ज्यादा प्राचीनतम? तो नव पाषाण काल में, सॉरी आदमगढ़ में। कहाँ पर है? आदमगढ़ में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़ में। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। भाई नवपाषाण काल में ही मैंने बताया था अभी आपको कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो नवपाषाण में ही मतलब खेती उती का वो चीज होने लगी थी, मतलब खाद्यान्नों की कृषि। ठीक है। अब पशुपालन तो मध्य से शुरू हो गया था, मीजोलिथिक एज से, लेकिन नीजोलिथिक से हम लोगों का आपका ये खाद्यान्नों की कृषि होनी। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। याद रखना, अगर कोई कहे सबसे पहला अनाज यूज में मनुष्य प्राणी कौन सा लाया, तो जौ। ठीक है, मतलब बाजरा। चाल्कोलिथिक जिसे कैलियोलिथिक एज कहते हैं, तो कैलियोलिथिक जो एज होता है इसको कोई और नाम, तो इसी को कॉपर एज भी बोलते हैं। अभी मैंने कहा था ताम्र पाषाण युग। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का? अभी इसको पीछे भी पढ़े थे, संस्कृति मंत्रालय के इंटरनल आता है, हमने इसको पढ़ा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखो
ध्यान सुनना। तो ये जो हमारा पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण है, इसी में को हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। और क्योंकि जब तांबा की खोज हो गई थी मध्य पाषाण काल में, तो हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ जगह हैं, कुछ स्थान हैं, और वहाँ, और वो कहाँ, किस राज्य में है, और वहाँ हमें क्या साक्ष्य मिले हैं इस पाषाण काल के रिगार्ड में। तो एक जगह है इनाम गांव। क्या? इनाम गांव। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही है वैसे। तो इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ कच्ची मिट्टी के मकान, कलशों व गोलाकार गड्ढों वाले घरों मकान के के फर्श साक्ष्य के मिले हैं। नीचे रखने के एक है प्रमाण मिले। कहाँ पर? दायमाबाद। दायमाबाद यहाँ में। पर याद है? महाराष्ट्र, ठीक है, ये दायमाबाद भी में सबसे महाराष्ट्र में बड़ा है। ताम्र और यहाँ पाषाण पर हमें स्थल मिला है दायमाबाद ही यहाँ है। पर हमें मिला है उसके बाद कलश, नवदा शवाधान टोली, जो कि तथा महाराष्ट्र में है, को इसका घर उत्खनन एच.डी. सांकलिया द्वारा किया गया था। और चित्रित वाले मृद भांड से यहाँ मिले हैं के प्रमाण। उसके बाद नेवासा महाराष्ट्र में पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल की काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण यहाँ मिला है। ठीक है। उसके बाद ताम्रवती, जो कि राजस्थान में है, यहाँ से प्राप्त काले मृद भांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। अब नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। सबसे पहले 1865 में नवपाषाण काल स्थल का शब्द का यूज। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। तो मतलब पुरापाषाण युग के शिलाश्रय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स कहाँ मिली? भीमबेटका, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद है आपका कुंभकारी, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण नवपाषाण काल से ही प्राप्त हैं। ठीक है। पेबल उपकरण, जिसे बोलते हैं पेबल टूल्स, किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। निम्न पुरापाषाण, वैसे पुरापाषाण है लेकिन निम्न, मतलब 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के बीच वाले एरिया में पाया गया था पेबल टूल्स। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? अहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक टूल्स जो हैं ये किससे मिले हैं? तो ये मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथिक किससे मिले हैं हमें? मध्य पाषाण काल से। और बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो ये निम्न पुराण काल से, अभी बताया था। तो निम्न पुराण काल से पेबल टूल्स भी मिले हैं, और बेलन घाटी भी कहाँ मिली है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक मतलब हंटर और फूड गैदरिंग की अवस्था किस काल से? तो पुरापाषाण काल से। तो हमें ये पता है कि वहीं पर तो ऐसा कहते थे कि केवल मार के वही इकट्ठा करके खाते थे पुरापाषाण काल में। मध्य नौ आते आते खेती वेती करने लगे। मध्य में तो जानवर रखने लगे और नौ से खेती करने लगे। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रख कर दफनाते थे। मतलब ताम्रपाषाण कालीन जो भी लोग होते थे संस्कृति में, महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? एक है महदहा और सरायनाहर राय, ये हैं दो। ठीक है, ये दोनों स्थल हैं। आधुनिक मानव होमोसैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। अभी जस्ट हम बोले थे कि होमोसैपियंस मतलब उच्च पुरापाषाण काल में, जो कि 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। तो क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के प्रथम का सर्वप्रथम सब कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पाषाण काल से। ठीक है, पूरा पाषाण काल से। आग का उपयोग नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म, जिसे बोलते हैं फॉसिल्स, का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? वो शिवालिका पहाड़ी से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से।
कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये भी मेहरगढ़ से, मतलब कृषि के भी और कपास के भी, दोनों के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब देखो ध्यान सुनना, अब यहाँ तक आज हो गया, अब हम लोग इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। हाँ, और अब जो भी है, अब ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 4 पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, फिर अपना पार्ट 3 तक हो जाएगा पूरा ये कॉन्सेप्ट, और फिर ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 5 आएगा, क्योंकि ये 4 पार्ट 3 है। तो देखो जैसा मैं बोलता हूँ वो सब चीज़ें कई बार आप सुनोगे तो चीज़ें दिमाग में फिट होंगी। ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, सेट हो जाएगा, ऑप्शन आएगा, मार दोगे टिक, क्योंकि रिटन वाला भी कर लोगे धीरे धीरे, बट सुनो तो कम से कम, और सुनोगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो मिलते हैं ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 4 पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय।